हम पढ़ रहे हैं बुक द लेट देम थियरी बाय मेल रॉबिन्स। आपने मेरे साथ इसमें 5 चैप्टर तक पढ़े, उसके साथ इंट्रोडक्शन पढ़ा और आपने काफी कुछ जाना द लेट देम थियरी के बारे में। तो जो लेट देम थियरी है वो है कि भाई सबको अपना अपना काम करने दो, आप अपना काम करो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मेल रॉबिन्स ने हमें बताया है कि हम जो छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान हो जाते हैं और एकदम चिंता में आ जाते हैं कि भाई ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा, तो उन्होंने जो पिछले चैप्टर में बताया कि आप दूसरों के ओपिनियन से ड्राइव मत होइए। आप जो लोग दूसरे के तरीके से चलते चले जाते हैं ना, तो हमें वो नहीं करना है। हमें अपना जीवन अपने हिसाब से अपने तरीके से निकालना है, क्योंकि आपको एक ही प्रेशियस लाइफ मिली है। तो उसे अपनी तरीके से जिए, ना कि दूसरे के तरीके से। जब आप दूसरे के तरीके से जीने लगते हैं तब आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होता, इंटरनल खुशी नहीं मिल रही होती है। इसलिए अगर आपको खुशी चाहिए जीवन में, तो अपने तरीके से जीवन जिए। तो और उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं रियल लाइफ से अपनी निकाल कर, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हमारे जीवन में भी वही चल रहा है। तो जैसे उनके जीवन में चला है और हम उससे बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, जो आज का चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जानते हैं उसके बारे में। तो अगर आपको ये मेरा पढ़ाने का तरीका अगर समझ में आता है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, और अगर आपको कोई और बुक नेक्स्ट लेनी है तो उसके बारे में भी कमेंट करिए। और अगर मेरा सेशन लाइव ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर व्हाट्सएप लिंक के द्वारा आप लाइव सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आज का चैप्टर है वो है हाउ टू लव डिफिकल्ट पीपल। तो उन्होंने हमें बताया कि हम और लोगों को, जैसे कि हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं, हमारा बॉस है जो कि डिफिकल्ट है हमारे लिए, तो वो बहुत इजी होते हैं डील करना, क्योंकि आप वहां से आ गए, उनके अपने ऑफिस को छोड़ा है, आप घर आ गए, है ना। या फिर आप फ्रेंड्स को, है ना, कभी कभी मिल रहे हो। लेकिन ऐसा कैसे हो कि जब आपके फैमिली में ही कोई ऐसा पर्सन हो जो कि आपको परेशान करता हो या डिस्टर्ब होते हो आप उससे, तो आपको क्या करना है ना, जो कि आपके पास दिन रात आप उसको देख रहे हो और आप उसको उससे बार बार परेशान हो रहे हो, बार बार आपको उससे दुख हो रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको। तो इससे उन्होंने बताया कि जो आपकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम यू वोंट इवन नो हाउ अबाउट इट when someone is thinking something negative about you। फैमिली, तो फैमिली हिट्स डिफरेंट। फैमिली इज विद यू फॉर लाइफ। तो जब आपके पास कंटिन्यूस आपकी ही फैमिली का कोई पर्सन है जो आपके बारे में नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव वाइब्रेशन आपको भेज रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि इस ये पर्सन मेरे को लाइक नहीं करता है और फिर भी मुझे इसके संग रहना है, तो फिर आप क्या करें। तो जो फैमिली होती है ना, वो आपके साथ शुरू से होती है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके स्पाउस है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इन लॉज हैं। तो ये सब आपके साथ हमेशा है ना। तो ये आपको एक ऐसी पिक्चर आपकी दिखा रहे होते हैं जो कि बिल्कुल, या तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं तो वो आपको चाहते भी हैं, आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि कंट्रोल करने लगते हैं आपको। तो आपको बड़ा असहज महसूस होने लगता है कि भाई ये हर तरीके से मुझे गाइड कर रहे हैं। या फिर आपको ये समझ में ही नहीं आता, आप उनके द्वारा गाइड होते चले जाते हो और अपना ही कभी कभी गलत कर लेते हो। तो ये चीजें हमें लाइफ में कब समझ में आए और कब कैसे करें, वो ये हमें बुक बता रही है बहुत ही अच्छी तरह से। योर फैमिली टेंड्स टू बी अ लॉट मोर ब्लंट एंड इन योर फेस विद देयर ओपिनियन। दे आर मैड दैट यू आरंट कमिंग होम फॉर हॉलीडेज, है ना। वो हमेशा आपको एक, जो फैमिली है, कांस्टेंट टच में। जैसे आपका कोई बच्चा है वो बाहर चला गया है पढ़ने के लिए, तो आप हमेशा रहते हो कब आएगा, कब जा रहा है ना, क्या कर रहा है वहां पर, क्या खा रहा है ना। आपको हमेशा उसके बारे में एक एक डिटेल चाहिए होती है, जिससे कि वो ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे को हर चीज का, यहाँ पर भी मैं हॉस्टल आया हूँ, मैं यहाँ पे भी जा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, एक एक चेक रख रहे हैं। तो इस तरह से कांस्टेंट हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस रहता है लोगों का, है ना। और कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके पेरेंट्स को नहीं पसंद आ रहे हैं, या एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं पसंद आ रहे, आपके स्पाउस को पसंद नहीं आ रहे आपके फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। या फिर आपको लग रहा है कि जिसको मैं पर्सन को मैं डेट कर रहा हूँ वो लोगों को नहीं पसंद आ रहे, घर वालों को। या फिर आपका जो जॉब है ना, वो आपको, आपके जो फैमिली है उनको पसंद है और आपको पसंद नहीं है, तो आपको कह रहे हैं नहीं करते रहो जॉब को, भाई मत छोड़ो। आपका मन है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, वो नहीं करने दे रहे हैं। तो आप अपनी चीजों को बोल नहीं पा रहे हो, है ना। आपको लगता है कि, और आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आपके फैमिली मेंबर्स है, वो, उनको लगता है कि वो आपकी केयर ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो दे विश यू वुड टेक बेटर केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना। और दे आर वेरी वोकल अबाउट इट, और वो कहते हैं कि भाई
हर चीज में आपकी एक एक इंटरफेरेंस उनका रहता है जो फैमिली होती है। अब फैमिली में आप भी हैं, ये मत सोचिए कि दूसरे इंटरफेयर कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही संस्कार और वही बिलीफ हम लेकर चले हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया, और फिर हम अपने बच्चों पर भी वही अप्लाई कर रहे हैं। हम कुछ बेटर करते हैं क्योंकि हमें कुछ गलत लग रहा होता है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, तो हम उस चीज को तो अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन आगे चीजें हम भी वही कर रहे होते हैं जो कि हमारे बच्चे बोल रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने ठीक किया, फिर पेरेंट्स ने किया, तो वो एक जनरेशनल वो चला जा रहा है जो कि हम कभी स्टॉप नहीं कर पाते हैं, और वो जनरेशन का कहते हैं जनरेशन गैप रहती ही रहती है। तो जो फैमिली है वो थोड़ी हार्श ही लगती है हमें, हमेशा ऐसा लगता है कि हमारी जो हैप्पीनेस है और हमारी सक्सेस में कहीं हमें रोकती है। तो लॉट ऑफ द टाइम व्हेन योर फैमिली केयर्स दे शो इट बाय पुशिंग यू, और जो हमारी फैमिली है कई बार हमारे लिए बहुत पुश करके हमें बहुत एनकरेजमेंट देती है, आगे बढ़ाती है ना। और कभी वो हमारी फ्रेंड्स को लाइक नहीं करती है, कभी हम बैड कंपनी में चले जाते हैं तो वो भी हमें रोकती है कि भाई तुम गलत पाथ नहीं अपना लो, कहीं बैड कंपनी में लोगों के संग उठने बैठने भी लगो। तो वो हर चीज में आपके संग संग आपकी फैमिली चल रही है, आपके एक्सटेंडेड फैमिली जो भी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वो संग में आपके हर कोई आपकी केयर भी कर रहा है, कभी कभी आपको कंट्रोल भी कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स हाउ योर फैमिली शो दैट दे टेक केयर, दे want more for you, they want you to be happy and see all your potential when it's going to waste. However, it can very easily cross the लाइन ऑफ केयरिंग टू कंट्रोल। तो ये फैमिली है जो हमारी हमेशा केयर करती है, अगर आपका एल्डर ब्रदर या सिस्टर है वो छोटों की केयर कर रहा है ना, मदर फादर बच्चों की केयर कर रहे हैं, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों की कर रहे हैं, फिर आप अपने बच्चों की कर रहे हो, तो ये ऐसे चलता रहता है, ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम वो केयर को कब कंट्रोल में बदल देते हैं वो पता नहीं चलता है, कि हम हर चीज का कंट्रोल करने लगते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स पर, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने आप ये पर्सन नहीं कर सकता है जो हम इसके लिए कर सकते हैं। तो जो फैमिली का ओपिनियन होता है ना वो शुरू से हमारे बारे में होता है कि ये बच्चा ऐसा है, ये खाता है ना, ये ऐसे चलता है, ये इस तरह से सोचता है। और वो बड़े तक जब हम बड़ा भी होता है ना तो भी हम उससे यही बोल रहे थे, अरे तुझे तो ये पसंद नहीं था, आज तू कैसे खाने लगा, तुझे तो ये समझ में नहीं आता था, आज कैसे हो गया। तो हम हमेशा वो अपनी चीजें उन पर लगा रहे होते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको बहुत समय तक जानते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम बहुत अच्छी तरह से इनको जानते हैं, और वो अपना एक ओपिनियन बना लेते हैं, और हमारी केयर भी बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो केयर को कब कंट्रोल में बदल जाती है ये सबने फील किया होगा अपनी फैमिली में। प्लस एवरीवन इन योर फैमिली हैज एक्सपेक्टेशन अबाउट ईच अदर एंड द वे द फैमिली शुड ऑपरेट, दीज फेमिलियल relationship cut deeper than the rest because you have known them for a long time and these relationship form an interconnected system। क्योंकि हम बहुत टाइम से इनको जानते हैं अपनी फैमिली को, तो वो हमारी केयर करते करते हमारा एक दूसरे की हम केयर करते हैं। भाई पेरेंट्स अगर हमारे किसी चीज के लिए परेशान है तो हम भी बहुत केयरिंग हो जाते हैं, बार बार देखते हैं कि भाई वो ठीक समय पे घर आ गए या कहाँ है, या उनको कभी बिजनेस लॉस होता है तो हम उनके संग जाकर बैठते हैं। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है, हम जो सोशल एनिमल है हम कभी अकेले तो नहीं रह पाए, तो हमें फैमिली चाहिए, एक्सटेंडेड फैमिली चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। बिना रिलेशन के कहते हैं ना एक आदमी है तो सही, लेकिन उसने वो कहते हैं ना स्वाद नहीं चखा है बिना रिलेशनशिप के जो एक फैमिली में रह के आता है। विच ऑल्सो एक्सप्लेन वाई योर फैमिली टेंड्स टू रिएक्ट मोर ड्रामेटिकली टू एनी चेंज यू मेक, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द फैमिली सिस्टम। एनी चेंज यू विल मेक विल सेंड ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव वेव्स थ्रू द एंटायर सिस्टम। और जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, कोई नया काम करते हैं अपनी फैमिली को, तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा इसको नया जॉब मिल गया, अच्छा इसने कोई लड़की देख लिया, अच्छा इसने कोई लड़का देख लिया, अच्छा ये घूमने जा रही है, अच्छा ये ऐसे कर रहा है। मतलब हर चीज में फैमिली को मतलब होता है, और कभी कभी वो अच्छी चीज भी हो रही होती है फैमिली में तो सब बड़ाई भी कर रहे होते हैं, और कभी कभी कुछ गलत हो जाता है तो सब बुराई भी कर रहे होते हैं। तो ये एक पार्ट चलता ही रहता है। Knowing that people will make a reaction because you are the part of an interlocked web of the relationship that has been in the place for generation and help you navigate this better। तो ये कभी कभी अच्छा हमारे लिए मोस्टली अच्छा ही होता है कि वो हमारी इतनी केयर कर रहे हैं, हमारे हर दुख सुख में हमारे साथ हैं। कभी हमें अगर कुछ चीज का लॉस होता है तो वो हमारे संग बैठ के हमारे साथ ग्रीव करते हैं, हमारे साथ हमारी केयर कर रहे होते हैं। अगर हमें कोई कुछ प्रॉफिट हुआ होता है तो हमारे संग उनकी सेलिब्रेशन होती है, हम अपने सब फेस्टिवल संग में मना रहे होते हैं। तो एक पर्सनल टच भी होता है, और पर्सनल टच कभी कभी बहुत कहते हैं ना कंट्रोलिंग भी हो जाता है। I am not saying that those expectation or that system is right. I am just saying that it is a reality। तो कभी कभी वो ये कह रही है मेल रॉबिन्स की, ये सिस्टम वो कह रही है कि जो एक्सपेक्टेशन हम एक दूसरे से रखते हैं फैमिली में, तो कभी कभी ये अच्छी भी होती है, और कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते थे तो सामने वाले पर प्रेशर भी बहुत फील करने लगता है पर्सन। जैसे एक एक बच्चा है, उसका पेरेंट फादर बहुत अच्छी अर्निंग करता है, तो बच्चे पर बहुत प्रेशर होता है कि भाई मैं भी वही करके दिखाऊं, और वो नहीं कर पा रहा होता है तो फादर उस पर गुस्सा भी होता है, बार बार उसको एक
ताना भी देता है, उसको बार-बार ये बोल रहा होता है, देख मैंने तो ये कर लिया था इस टाइम पे, तू ये नहीं कर पाया। तो ये एक एक्सपेक्टेशन, एक वो भी चीज़ हो जाती है कि आप किसी को दबा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, या पेरेंट चाह रहा है कि बच्चा आगे बढ़े, उसका पर्सपेक्टिव ये, और बच्चे को लग रहा है कि नहीं, पेरेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहा है। तो ये हर फैमिली में इस तरह से भी हो जाता है, लेकिन फैमिली एज़ अ होल वो कह रही है कि बहुत अच्छी है, लेकिन आप जब लेट देम इसमें अपनाएँगे फैमिली में, तो आप बेटर तरीके से फैमिली में हैंडल कर सकते हो। For example, if you decide to get a divorce from your spouse, or you are no longer want to follow the same tradition, or you marry say someone outside your religion, or you pursue a unique career path, जब आप कुछ फैमिली के ट्रेडिशंस, उनके जो तरीके हैं वो आप फॉलो नहीं करते हो, कि आउटसाइड कोई रिलीजन में मैरिज कर लो, या आपको डिवोर्स चाहिए जो आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं लिया, या आप कुछ ऐसा आपके फादर चाहते थे कि आप उनका बिजनेस कैरी करो, वो आप नहीं करते हो, या आपके पेरेंट्स चाहते थे कि आप इंजीनियर डॉक्टर कुछ बनो, और आप चाहते हो कि मैं तो सिंगर बन जाऊं, तो आप डिफरेंट चीज कर रहे हो, जो कि सब लोगों को एक शॉक दे रहा है कि अरे ये कैसे हो गया मेरी फैमिली में, ऐसा तो ये बच्चा अलग तरीका निकल गया, ये इतना उनकी तरीके से तो आप रिवोल्टिंग हो गए, रिबेलियस हो गए। लेकिन आप जब अपनी मर्जी कुछ करना चाहते हो, तो वो उस फैमिली को ऐसा लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हो उनके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, है ना? तो ये बिलीव करना फैमिली को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम लेट देम थ्योरी अपनाएंगे, तो जो पर्सन जिसको ये डिसीजन लेना है कि उसे आगे अपनी लाइफ में क्या करना है, तो उसके लिए वो बेटर हो जाता है। अब क्योंकि ये बुक एक फॉरेन राइटर की है, तो वहां पर रीमैरिज बहुत इजी है। तो वहां पर स्टेप चिल्ड्रन, स्टेप बहुत और स्टेप पेरेंट्स बहुत कॉमन है, जो कि हमारी कंट्री में बहुत अब थोड़ा बहुत आया है कल्चर, लेकिन बहुत कम है वहां पर। स्टेप सेकंड पेरेंट, सेकंड फादर से, सेकंड मदर से, थर्ड मदर, थर्ड फादर, उनके यहाँ चलता है, तो बहुत इजी है। स्टेप जब चिल्ड्रन होते हैं या स्टेप पेरेंट्स होते हैं, तो उनको जेल अप होना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने स्पेशली उनके लिए लिया है कि अगर आपके पास ऐसे स्टेप पेरेंट है या स्टेप मदर, स्टेप चिल्ड्रन है, तो उनको कैसे जेल अप किया जाए उस सोसाइटी में, या उनके संग कैसे रहा जाए, तो उसके लिए लेट देम थ्योरी बहुत अपनाई जाए। तो क्योंकि जब हमारे फैमिली में कोई नया पर्सन, मान लीजिए किसी हस्बैंड का डिवोर्स हो गया है, और वो एक मतलब रीमैरिज किया उन्होंने, और वो जो लेडी है वो अपने बच्चे लेकर आई है, और इनके भी ऑलरेडी दो बच्चे हैं, और उनके भी दो बच्चे हैं। तो जो बच्चे कैसे जेलअप होंगे, और जो मदर के जो बच्चे हैं वो कैसे उनको फादर एक्सेप्ट करेंगे, और फादर के जो बच्चे हैं वो कैसे उनको मदर एक्सेप्ट करेंगे, ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होता है पूरी फैमिली के लिए। लेकिन वो धीरे धीरे लेट देम थ्योरी से, कंपैशन से, एक्सेप्टेंस से वो धीरे धीरे आ जाता है, जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की खुशी के लिए। बच्चों को पेरेंट्स की खुशी देखनी चाहिए, और जो पेरेंट है, क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया है संग रहने का, तो उन्हें बच्चों की खुशी भी देखनी चाहिए। द लेट देम थ्योरी विल बी अ गेम चेंजर इन हेल्पिंग यू टू नेविगेट योर रोल एज अ स्टेप पेरेंट। एज एन एडल्ट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट देम ग्रीव, लेट देम सी यू एज अ थ्रेट, बिकॉज नो मैटर हाउ गुड योर इंटेंशंस आर, यू आर अ थ्रेट। तो बच्चे बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट कर पाते हैं नया पेरेंट, है ना? क्योंकि उनको अपने पेरेंट की याद होती है, वो अपने पेरेंट से हमेशा उस नए पेरेंट को कंपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो मदर हो, चाहे फादर आया हो स्टेप मदर या फादर बन के, क्योंकि उनका हमेशा कांस्टेंट एक कंपैरिजन होता है कि मेरे फादर या मदर तो ऐसे करते थे, और ये वैसे रिएक्ट नहीं कर रही है। तो आप जो जो भी आया है नया पर्सन, वो उसको ये अपनाना पड़ेगा, लेट देम, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा करूंगा या करूंगी, ये बच्चे मुझे अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे फॉर द टाइम बिंग, तो मैं आगे चलती हूँ या चलता हूँ, शायद आगे हो जाएगा। तो वो एक्चुअल में बच्चे चाहते हैं कि उनके पास कंट्रोल रहे। तो आपको क्या करना है कि लेट देम फील देयर इमोशन, लेट देम हैव टाइम अलोन विद देयर पेरेंट, इफ दे डोंट हैव टू लाइक यू। तो अगर वो अपने जो भी पेरेंट था उसके संग रहना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको रहने दो। आपको भी प्रेजेंटली लाइक नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़िए, उनको जाने दो। ये नहीं कि आप गुस्सा हो रहे हो, आप उसके पेरेंट्स से कह रहे हो कि आपके बच्चे तो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये कैसे, तो ये सब चीजें मत करिए। लेट देम, डोंट एवर फॉरगेट दैट स्टेप चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर नीड अंडरस्टैंडिंग, ग्रेस एंड कंपैशन फ्रॉम यू। तो जो भी बच्चे हैं वो आप उससे चाहते हैं कि आप उन्हें समझें, आपसे प्यार चाहते हैं, कंपैशन चाहते हैं। दे आरंट जस्ट लर्निंग टू एक्सेप्ट अ न्यू adult in their life, they are also grieving the loss of the family they wanted. This is normal, क्योंकि उनके पेरेंट, उनके जो एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट है वो संग में नहीं रह पाए, उनका उसका बहुत दुख है, तो इसलिए वो आपको एक्सेप्ट भी अभी थोड़ी देर में करेंगे। Understanding the larger context will help you to focus on the let me part, that and operate with more grace and be the wise and compassionate adult. The more grace and kindness you display, the more space you create for a change in the dynamics to happen. तो let me करिए कि let me come up, और let me adjust with those children, है ना? Let me be the part of that family. हो सकता है कि अभी आपको पार्ट नहीं बना रहे हैं सब कोई,
जो बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो लेट मी वाला पार्ट आप इसमें ऊपर करिए। तो जो स्टेप पेरेंट है और जो स्टेप चिल्ड्रन है, दोनों के बीच में अ, जो जेलिंग है वो बहुत थोड़ी मुश्किल से होती है। बहुत थिन लाइन होती है कि बार बार वो थिन लाइन टूटने का डर होता है कि भाई जरा सा कुछ हुआ नहीं, वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है वहां पर। ब्लड रिलेशन बहुत मेजर रोल प्ले करता है इस चीज में, क्योंकि जब हमारा ब्लड रिलेशन होता है तो हम किसी की भी मिस्टेक, बड़ी मिस्टेक भी हम छोटी लगने लगती है, और जब ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो किसी की भी छोटी मिस्टेक बड़ी लगने लगती है। तो इसलिए बहुत थिन लाइन है। उस थिन लाइन को बिल्कुल बरकरार रखिए, है ना, और कंपैशन से आगे चलिए। तो जो थेरेपिस्ट हैं वो बोलती हैं, मेल रॉबिन्स की, उन्होंने एक थेरेपिस्ट को एक कॉन्फ्रेंस में सुनते हुए सुना था कि अगर ये फैमिली सिस्टम ही नहीं होता तो मेरा काम ही नहीं चलता। तो सही बात है कि फैमिली हमारे लिए जरूरी भी है, और फैमिली हमारे लिए कभी कभी मुश्किल का भी पार्ट बन जाती है ना, कि कभी कभी हमें परेशानियां भी बहुत उन्हीं के कारण हो जाती हैं। तो जब आपके फैमिली मेंबर्स या आपके रिलेटिव कुछ आपके लिए ओपिनियन एक फॉलो करते हैं कि ये ऐसा पर्सन है ना, आपको कभी कभी रिजेक्ट करते हैं, है ना, और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपका पेरेंट ही रिजेक्ट कर रहे होते हैं कभी कभी आपको, तो जो इनर चाइल्ड है वो आपका कहीं मर जाता है। तो आप अलग तरह के इंसान बन जाते हो जो कि सोसाइटी में डेवलप नहीं हो पाते हो। तो ये सब चीज किससे हुआ? फैमिली से ही हुआ। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो भी होने लगती हैं। तो इसलिए थेरेपिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है फैमिली सिस्टम में। सो व्हाट हैपेंस व्हेन योर लव वन डोंट अग्री विद द वे यू आर लिविंग योर लाइफ और हु यू आर एज अ पर्सन, आई कैन रिलेट हियर आउट व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद लेट देम। अब ये बोल रही है कि अगर आपके पास ऐसा है कि आपके घर में ही कोई आपको आपको मतलब आपके बातों से अग्री नहीं करते हैं, है ना, आप नहीं, आपको चाहते हैं कि आप ए पर्सन ना बन के बी की तरीके से बनिए, तो ऐसा सबके साथ होता है, ये आपके साथ अकेले नहीं हो रहा है। सबके साथ ऐसा हुआ होता है कि फैमिली में आपको प्रेशराइज किया जाता है, या इतना इतना ओपननेस में नहीं छोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा ही लगेगा कि या तो मेरे पेरेंट्स या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली या मेरे इन लॉज ये मेरे तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं ना कहीं प्रेशर तो फील हो ही रहा है। तो आपका जो भी ओपिनियन है, आपने जो डिसीजन लिए हैं, उनको चेंज मत करिए, है ना। आप अपनी तरीके से जीवन जिए जिए, चाहे आप स्टेप किड हो, चाहे आपकी सिस्टर इन लॉ आपकी आपकी तरीके से नहीं चल रही है, या आप उनकी तरह से नहीं चल पा रहे हो, या आपकी ग्रैंड मदर की एक्सपेक्टेशन है, आपके ब्रदर की एक्सपेक्टेशन है, आपके इन लॉज की एक्सपेक्टेशन है। आप वो करिए जो आपका मन करता है। और तब कोई आपसे गुस्सा भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट बोल भी सकता है, लेकिन आपको अपने दिल की सुनिए। तो सो लेट देम एंड देन लेट मी चूज हाउ टू रिस्पॉन्ड। ये नहीं है कि आप जाके लड़ने लगो और जाके फायर कर दो, ये नहीं। आपको रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन अपनी मर्जी भी आपको आगे रखनी है। जब तक आप अपने अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे, अपने कहते हैं ना, अपने आप को फीड नहीं कर पाएंगे, अपने रिलेशन को बेटर नहीं बना पाएंगे, आपका मन और चीजों में भी नहीं लगेगा। तो आपको बहुत जरूरी है पहले अपनी मर्जी करना, और फिर उस जो रिलेशनशिप है वो सामने वाला नहीं चेंज होने वाला है। आप सोच रहे हो कि मेरे इन लॉज चेंज हो जाएंगे, मेरा स्टेप ये किड चेंज हो जाएगा, या ये मेरे जो ग्रैंड मदर है वो चेंज हो जाएंगी। कोई चेंज नहीं होता। आपको चेंज होना है। आपका जो तरीका है, आपको तरीके निकालने की कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मुझे अपनी लाइफ को आगे लीड करना है, वो आपका तरीका है। तो यही है, कैसे मुझे बाउंड्रीज बनानी है, क्या करना है, ये सिर्फ मेरे मेरे ऊपर ही है। अब उन्होंने एक और मेथड बताया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि उनकी फ्रेंड लीजा बिल्यू ने करा था, जो कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। और उन्होंने एक होस्ट करती हैं शो, पॉडकास्ट शो, वुमेन ऑफ इम्पैक्ट। तो और वो को फाउंडर भी है $1 बिलियन न्यूट्रिशन कंपनी की, क्वेस्ट न्यूट्रिशन। तो उन्होंने उनको बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जब भी कोई रिलेशन में हो तो ये जरूर फॉलो करें। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इट इज अ टूल टू हेल्प यू डील विद द सिचुएशन वेयर समवन डिसअप्रूव यू, who you are, who you love, and what you believe, or how you are living your life, and you want to navigate this at a deeper level. तो जब आपका कोई भी इंसान आपके घर में, आपकी फैमिली में आपको डिसअप्रूव करता है कि आप ये मत करिए, इस तरह से करिए, या आपने जो डिसीजन लिया है उसको नहीं मान रहा है, आपको अपनी तरीके से नहीं जीने दे रहा है, तो आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का उपयोग करें। उसको बार बार दिमाग में लाएं कि ये एक्चुअल में पर्सन कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअल में जैसे एम्पैथी करते हैं ना हम, दूसरे के एंगल से लेकर हम सोचते हैं कि एक्चुअल में है क्या, अपने एंगल को छोड़कर दूसरे के एंगल से, कि अगर अगर मुझे मदर कह रही है, मदर मुझसे बोल रही है कि
इस तरह से एक्ट मत करो। तो क्या इनका कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या है, हम उसके तरीके से जानते हैं, मेरी मदर के तरीके से। अगर मेरे फादर मुझे किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं तो मेरे फादर क्यों मना कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कि उनकी क्या फैमिली में ऐसा रहा, हिस्ट्री में रहा कि उनकी ये वाली सोच हो गई। ऐसे ही मेरी मदर की सोच में ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये वाली सोच हो गई। ऐसे ही मुझे और जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, वो मुझे क्यों मना कर रहे हैं, तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जाके मुझे जानना है। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। Frame of reference is a fancy way to say understanding the lens through which somebody sees something, and it works beautifully with the let them theory। और जब अब let them theory के संग इसको मिलाते हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में भी मेल अपना एक एग्जाम्पल दे रही है, जिससे हमें समझा रही है कि जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कैसे यूज किया उन्होंने अपनी लाइफ में। तो जब वो बताती है कि जब मेरा शादी की टाइम की बात है, जब मुझे अपने हस्बैंड से बिफोर मैरिज, जब मैं उनके संग रिलेशनशिप में थी, जब मुझे उनसे प्यार हो गया तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी मदर को बताया, तो मेरी मदर उतनी एक्साइटेड नहीं हुई जान के जितनी मैं थी, जबकि मेरी मदर को भी एक्साइटेड होना चाहिए था कि भाई मुझे इतना अच्छा पर्सन मिला है अपनी लाइफ के लिए। तो वो बोलती है कि मेरी अपनी मदर से बोलती है कि ममा की आपको भी अच्छा लगना चाहिए और आप भी उसको एक्सेप्ट करो कि जैसे मैंने ढूंढा है, मतलब जैसे कि मदर ने ढूंढा है उनके लिए, तो इस तरह से करिए। तो उनकी मदर कहती है कि नहीं नहीं, मैं अगर होती तो मैं तुम्हारे लिए इस तरह का लड़का नहीं ढूंढती। तो ये बात उनको इतनी चुभ जाती है मेल को कि भाई मेरी मदर ने इस तरह से क्यों बोला मुझको, जबकि ये इतना अच्छा पर्सन है, इतना प्यारा पर्सन है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ, और मेरी मदर क्यों नहीं मान रही है। ये मेरा सोलमेट है और मेरी मदर कह रही है मेरे फेस पर ही कि मैं तुम्हें इस तरह के लड़के से शादी नहीं करने देती, और मुझे मेरी ये पसंद नहीं है। ठीक है, तुम शादी करना चाहती हो तो तुम कर लो। तो बड़ा दुखी मन के साथ और बड़े रिग्रेट के साथ वो अपनी मदर से बहुत दुखी हो जाती है कि मदर उनके डिसीजन में शामिल नहीं है, लेकिन वो अपने जो उनके हस्बैंड हैं, जो प्रेजेंट हस्बैंड है, उनसे शादी करती हैं। उनका नाम क्रिस होता है, और क्रिस से शादी करती हैं और बहुत अच्छा उनका रहता है। और उनकी मदर भी उनके साथ फिर धीरे धीरे जेलअप होने लगती हैं, और मदर के भी वो फेवरेट बन जाते हैं, है ना। अब 30 साल उनका जो मैरिज चल रहा है जो मेल का, उसके बाद तो 30 इयर्स के बाद मेल मतलब क्रिस और उनकी मदर, मेल की मदर बहुत अच्छे फेवरेट सन इन लॉ हो जाते हैं, जबकि उनके एक ही सन इन लॉ होते हैं। फिर अब वो धीरे धीरे चलती हैं, जब उन्हें ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस थियरी मिलती है, उनको कहीं भी कभी, वैसे तो वो भूल गई होती है कि उनकी मदर ने लाइक नहीं किया था क्रिस को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक दुख रह गया होता है कि काश मेरी मदर मुझसे ये बोलती कि नहीं ये मुझे बेस्ट, मेरा जो चॉइस है मेरी बेस्ट थी। तो कभी कभी उन्हें लिंगर करती थी। लेकिन जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सोचती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनकी मदर ने क्यों डिसअग्री किया था उनसे शादी करने के लिए। तो वो फिर पुरानी हिस्ट्री में जाती है कि जब उनकी मदर की मैरिज हुई थी, तो उनकी मैरिज के टाइम वो बहुत छोटी थी, उनकी मदर 19 इयर्स की थी। और जब वो मेल उनकी लाइफ में आई, जब वो बेबी आई उनकी लाइफ में, तो वो अपनी फैमिली, क्योंकि उन्होंने अपने दूर जाके शादी करी थी, अपनी जिस सिटी में रहती थी उससे बहुत दूर रहती थी, तो वो बिना अपने फैमिली से दूर हो गई, क्योंकि उनके हस्बैंड भी कहीं दूर रहते थे, जैसे क्रिस भी उनको दूर कहीं मिले, ऐसे वो मिले। तो वो अपनी फैमिली लाइफ, जो उनकी एक्सटेंडेड फैमिली थी, जैसे जो उनकी मदर की मदर थी, उनसे दूर हो गई। तो उनको हमेशा दुख रहा उनकी मदर को कि मैं अपनी मदर के आसपास नहीं रही, और जो क्रिस, ये मेल और उनके ब्रदर और उनकी मदर फादर, चार ही लोग वो रहे संग में। तो उनके लाइफ में ये था कि मेरी जब बेटी शादी करे तो मेरे घर के आसपास रहे, और जब वो क्रिस को लेकर आती है मेल, तो वो बहुत दूर की सिटी के होते हैं, तो उन्हें वही डर लग जाता है कि भाई ये अब मेरे से ये भी चली जाएगी, जैसे मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, क्योंकि मैंने भी इतनी दूर जाके शादी की थी। इसलिए उन्होंने मना किया था। और तब जब उन्हें समझ में आती है ये बात, तब वो सोचती कि देखिए मैंने ये तो सोचा ही नहीं अपने मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरी मदर को इसलिए अच्छा नहीं लगा। और अब उन्हें समझ में आया तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मदर ने बिल्कुल ठीक किया, जो उनको सही लग रहा था उन्होंने किया, और जो मुझे सही लग रहा था वो मैंने किया, कि मैंने क्रिस से शादी की। अब वो बोलती है कि अगर सेम यही चीज मेरी डॉटर करे, मेरी जो बड़ी डॉटर है अगर यूरोप में जाके शादी कर ले, मैं यूएस में रहती हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। मैं उससे भी यही कहूंगी नहीं भाई मुझे पसंद नहीं है वो लड़का, तुम यूरोप में जाओ, है ना। तो सेम मेरे साथ भी होगा, मेरी बेटी भी दुखी होगी कि भाई मैं उसके डिसीजन में शामिल नहीं हूँ, और मेरी जो छोटी बेटी एलए में रह रही है और वो कहीं सोचे कि मैं एलए जाके शादी करूं, मेरे से दूर हो जाए, तो मैं उसको भी मना करूंगी। तो मेरी मदर ने भी उस समय सही किया था, जो मैं भी अब यही करूंगी अपने बच्चों के साथ। तो जब वो एम्पथाइज करती हैं, जब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखती हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि एक्चुअल में उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक था उनकी मदर का, जो उन्हें अभी तक दुखी करता था कि मेरी मदर मेरे डिसीजन में शामिल नहीं थी। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप भी अपने संग ये अपनाए कि जब भी आपके घर में आपके अगर पेरेंट्स गुस्सा होते हैं, या आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं, तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चाहिए कि उनको ये कंट्रोलिंग, ये आपको क्यों मना कर रहे हैं, क्या कारण है।
अगर कोई बोलता है कि रात में मत जाओ, तो क्या ऐसा हुआ कि जो रात में ये मना कर रहे हैं जाने के लिए? क्यों बोल रहे हैं कि आप ड्रिंकिंग हैबिट्स मत करिए, स्मोकिंग मत करिए, क्या कारण है? तो उनका पर्सपेक्टिव समझिए, ये नहीं कि जो सोसाइटी में चल रहा है मैं फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्या आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है क्यों मना कर रही है, और फिर आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए कि ये कारण है मैं बाहर जाना चाहती हूँ, ये कारण है मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ये कारण है मैं ये वाला करियर अपनाना चाहता हूँ, ये कारण है मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ये कारण है मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। तो ये आपको उनको कन्विंस भी करना आना चाहिए, और प्लस आपको उनके पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि हमेशा वो गलत नहीं है, उन्होंने भी कहीं कुछ जिंदगी देखी है, इसलिए वो इस तरह से आपके संग बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, आई होप सबको ये रिलेट हुआ होगा कि हम भी यही करते हैं। और उन्होंने भी फिर जब अब वो उस एज पर हैं जब उनकी बेटियां मैरिज के लायक है, तो वो भी यही सोच रही हैं कि भाई अगर मेरी बेटी और बेटियां भी यही करेंगे, दूर चले जाएंगे मेरे से, तो मैं भी उनको यही बोलूंगी कि नहीं। और वो 30 इयर्स का टाइम अपनी मदर को समझाने में निकाल देती हैं। तो वो ये हमसे कह रही है कि आप ये मत करिए कि आपने अपनी मदर को 30 इयर्स के बाद समझा, आप उसी समय समझिए कि ये उनका पर्सपेक्टिव क्या है, आप एम्पैथी से रखिए, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को फॉलो करिए कि आप दूसरों के अकॉर्डिंग भी तो देखिए वो क्या कहना चाहते हैं। One reason why it's so challenging to navigate these type of situation is because you both believe you are right. हम क्या करते हैं कि हम क्यों दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देखते, क्योंकि हम इतने अपने अपने में लगे होते हैं कि मैं ही ठीक हूँ, और वो सामने वाला कहता होता है मैं ही ठीक हूँ। हम किसी की बात नहीं मान रहे होते, दूसरे का नजरिया तो देख ही नहीं रहे होते, सिर्फ अपना नजरिया देख रहे होते हैं। तो जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को करेंगे, क्योंकि आपने ये बुक पढ़ी है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सामने वाला मेरा नजरिया समझेगा। आप समझिए, सामने वाले का नजरिया समझिए, अपने रिलेशनशिप को बेटर करिए। जितने बढ़िया रिलेशनशिप होते हैं, आपका जो होता है ना दिल, वो उतना सुकून में होता है। When the let them theory, when with the let them theory, there is a space with acceptance and understanding for both of our opinions to be true. This is a space for a deeper connection, honesty and love. तो जब हम किसी को let them करने देंगे कि ठीक है ये आपका ओपिनियन है और ये मेरा ओपिनियन है, दोनों अपने अपने जगह ठीक है ना, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी तरह से ठीक समझो तो मैं भी आपके साथ हूँ कि ठीक है आपका जो ओपिनियन है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और जो मेरा ओपिनियन है वो ठीक है, मैं अपने मन की कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आप अपने तरीके से चलिए, लेकिन लेट देम करिए कि ठीक है मेरी मदर को पूरा राइट है उनको इस तरह से बोलने का, मेरे फादर को, मेरे इन लॉज को, मेरे बच्चों को, मेरे स्पाउस को, सबको ये राइट है अपनी अपनी तरह से सोचने का, अपनी अपनी तरीके से रिस्पॉन्ड करने का। तो इसलिए आपको बहुत मेच्योरिटी चाहिए, इस चीज को समझने के लिए बहुत मेच्योरिटी चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे की लाइफ को बस कंट्रोल करना चाहते हैं, और हमें हम ही ठीक लग रहे होते हैं अपनी लाइफ में, सामने वाला गलत लग रहा होता है। तो इसमें बहुत मेच्योरिटी की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ओपिनियटेड होने की जरूरत नहीं है कि मेरा ही ओपिनियन ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये आगे अपनी लाइफ में अपनाना है। तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि भाई किसी ने बोला और आप गुस्सा हो रहे हो, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपना तरीके से बात को रखना आना चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपको जज करेगी करेगी, आपको आपके बारे में वो ओपिनियन देगी ही देगी, आपको चाहेगी कि आप ये करिए, ये सही नहीं है, ये आपको समझाएगी, लेकिन आपको उससे डील करना आना चाहिए। डू यू वॉन्ट दिस पर्सन इन योर लाइफ? If you do, the let them theory will create that space for it. When I have found in my own experience and in researching this book and hearing about the experience of so many other people, is that when you give people the space to come to their own conclusion and for you to focus on showing up as your full self in a loving and compassionate way, over the time people often change their opinion on their own. कितनी अच्छी बात कही है। जब आप प्यार से किसी को समझने लगते हैं, किसी को अपनी बात को समझाने का तरीका आप अपना बदल लेते हैं, तो सामने वाला भी अपने आप फुट फॉरवर्ड करता है, वो भी आपको समझने लगता है और आपकी बातों को महसूस करने लगता है और आपके साथ जेलअप होने लगता है। तो ये हमारा तरीका है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप कभी मत सच सोच बोलिए कि सामने वाला गलत है, सामने वाले को तरीका नहीं आता, क्योंकि आपको तरीका नहीं आता सामने वाले से डील करने का। तो ये आपको तरीका बदलना है, ना कि सामने वाले को। सो हार्ड एज इट मे साउंड, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है। लेट देम थियरी हैव देयर ओपिनियन एंड फोकस ऑन हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि आपका ही तरीका मेजर मैटर करता है कि आप किस तरह से उस रिलेशनशिप को ले रहे हो। What I love about the idea of stepping into someone else's frame of reference is that understanding where someone is coming from may not change their opinion of yours, but it will deepen the connection that you have with while you navigate your relationship. तो ये आपको समझना है, आपको रिस्पॉन्ड करने का ये बताया है, तरीका बताया है कि आप दूसरे का पर्सपेक्टिव भी देखिए, सिर्फ अपना ही मत देखिए कि मैं ही इस तरह इस समय सही हूँ।
तो आप दोनों चीज के बीच में स्पेस क्रिएट कर पाएंगे, है ना, अपने बीच में भी, उस पर्सन के लिए भी, और आपका जो रिलेशनशिप है वो बेटर होगा। एंड ट्रस्ट मी, आई गेट इट, इट्स इजी टू बी इरिटेटेड और ऑफेंडेड बाय योर पेरेंट्स, इट्स इजी टू ब्लेम देम। और हम क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को तो हमेशा हर चीज के लिए ब्लेम करते ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि पता है कि वो हमसे, वो कहीं दूर नहीं जाने वाले, वो सिर्फ, क्योंकि पेरेंट्स का प्यार इतना अनकंडीशनल होता है कि आप कितना भी उनको दुख पहुंचा दें या कितना भी आप उनसे बैड वर्ड बोल दें, वो आपके पास लौट के आ जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत, सबसे जो इजी टारगेट होता है वो पेरेंट होते हैं, जिनको आप ब्लेम करते रहते हो। तो इसलिए आप उनका पर्सपेक्टिव समझे, ब्लेम ना करें। और आपको ऐसे ही अपने जो सिबलिंग्स होते हैं, अपने भाई बहन, उनसे भी ऐसे ही लग रहा होता है कि ये मुझे क्यों इतना वो कर रहे हैं, या अपने डिवोर्स पेरेंट्स के लिए भी आपको गुस्सा होता है, आपके इन लॉज को भी आपको नहीं समझ में आ रहे होते हैं, आपके स्टेप पेरेंट्स भी नहीं समझ में आ रहे होते हैं, है ना, या आपके जो अभी अभी टीनेज बच्चे होते हैं, एडल्ट बच्चे होते हैं, उनको भी लेकर आपको थोड़ा सा लगता है कि ये अपनी अपनी चला रहे हैं। तो बहुत टफ है किसी को अंडरस्टैंड करने का, लेकिन आपको ही कदम बढ़ाना है और उनको समझना है। You have to decide whether or not you are going to accept people as they are, your family or step family especially, or create the distance that you need. तो ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उनको समझने जा रहे हो, या उन पर कंट्रोल करने जा रहे हो, या उनसे डिटैच होना चाह रहे हो। तो ये आपको जैसा जैसा आप रिलेशन बनाना चाहते हो वो वैसा ही बनेगा। और रिलेशन मैं ही बनाऊंगी, सामने वाला जैसे मैं बनाना चाहती हूँ वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। एंड इट टेक्स इज वन पर्सन टू चेंज द वे दे शो अप इन द फैमिली। तो एक जना चेंज होगा, सारे लोग, सिस्टम चेंज होने लगता है। और कौन चेंज होगा? वो पर्सन है आप, मैं ही चेंज हो सकती हूँ। मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि सामने वाला मेरे लिए चेंज होगा। तो ये बहुत अच्छा, ये मोस्टली सारे लोग बोलते हैं, और इस बुक में भी यही लिखा हुआ है कि आप हो जो एक पर्सन है जो लाइफ में, मतलब अपनी पूरी, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ऐसी एक मछली भी सारे पूरे तालाब को बहुत अच्छा भी कर सकती है। अगर आप वो चाहे तो वो पूरे, है ना, सब पूरे घर को जन्नत बना सकती है। One of the reason why I love the let them theory is that anytime you improve yourself, it improves all your relationship, and that is particularly true with family. I have felt the impact in my own family. तो वो बोल रहे हैं कि सबसे बढ़िया let them theory में जब आप let them करना सीख जाते हो तो आपके रिलेशनशिप औरों से खराब नहीं होते, बेटर होते हो। और जब रिलेशनशिप बेटर होने लगते हैं तो पूरी फैमिली, इंटायर सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, और सारी फैमिली में दिखाई देने लगता है कि सब कितना अच्छे जेल अप हो रहे हैं, सब आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सब आपके से झेलप, आप आपकी लाइफ में ना एक बेटरमेंट होने लगती है जब आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली आपके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। और आप अकॉर्डिंग नहीं कर रही होती है, आप कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और सबको ये लग रहा होता है कि आपकी फैमिली अकॉर्डिंग कर रही है। तो ये आपका तरीका है अपनी फैमिली को डील करने का। The stuff that used to bother me doesn't stress me out anymore. I don't allow myself to get sucked into the drama, and I stay laser focused on how I show up and live my life in the way that makes me proud. तो वो कहती हैं कि मैं अब स्ट्रेस्ड आउट नहीं होती हूँ, मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ को जीती हूँ, और अपने को प्राउड फील कराती हूँ कि मैं प्राउड हूँ अपनी लाइफ में। One of the things that I have determined for myself is that it is important for me to have close relationship with my family, and wasting my time and energy allowing them to stress me out or trying to control situations that are beyond my control is a waste of time. तो वो उन्हें समझ में आ गया कि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। जो मुझे करना है वो मुझे करना ही है, लेकिन मुझे किसी को हर्ट भी नहीं करना है, किसी को परेशान भी नहीं करना है। Because the truth is, you have limited time with your loved one. At that some point, you are going to realize that your parents aren't going to be here forever, and this is that their first time as a human being too. और फिर आपको जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाना आ जाता है तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि मुझे अपना भी करना है, लेकिन इन लोगों को भी संग में लेके चलना है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो आपकी पूरी लाइफ तो रहेंगे नहीं। तो जितना प्यार आप उनको दे सकते हैं, जितना उनको केयर दे सकते हैं, आप इसी जन्म में उनको दे के जाइए, क्योंकि वो जब चले गए तो आप सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। People can only meet you as deeply as they met themselves. Most people haven't gone to therapy, haven't looked at their issue, and they don't want to. तो जो लोग हैं आपकी रिलेशन में, रिलेटिव्स हैं, तो उनको नहीं पता कि कैसे लोगों से डील किया जाए, है ना, कैसे, क्योंकि उन्होंने कोई थेरेपिस्ट से नहीं मिले हैं, कोई उन्होंने क्लासेस नहीं ली हैं। तो ये तो आप, क्योंकि आप अब समझ रहे हो इस बुक के द्वारा, तो आप ही स्टेप करिए कि आप कैसे चेंज कर सकते हो लोगों के तरीकों को, कैसे उनको समझा सकते हो कि भाई मेरा ये तरीका है, मेरा ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ, तो ये आप करिए, और फिर बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो लेट दें।
Let your parents be less than what you deserve. Let your family life be something that isn't a fairy tale. They are going doing the best they can with the resources and the life experience they have. Now you get to choose what happens moving forward. तो जो जो कह रहा है आपके पेरेंट्स अगर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं समझ पा रही, कोई बात नहीं, आपके बच्चे स्पाउस कोई नहीं समझ पा रहा, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए, जो आपको करना है वो करिए। तो वो ये बोल रहे हैं कि कोई वो बोल रही है कि मैं कोई चीज़ को खराब चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अपने फैमिली सिस्टम को तोड़िए, लेकिन आप अपनी खुशी को ज़रूर आगे रखिए, है ना? क्योंकि एवरीवन डिजर्व टू फील सीन, सपोर्टेड एंड लव्ड, पर्टिकुलरली बाय देयर फैमिली। लेकिन हम चाहते तो हैं कि हमारी फैमिली प्यार करे, हमें हमेशा सपोर्ट करे, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। धीरे-धीरे रिस्पॉन्ड करके उन्हें अपने साथ लाइए, वो धीरे-धीरे उनका पर्सपेक्टिव भी समझिए और अपने संग लेकर चलिए। But the fact is most human beings have never done the work to understand themselves, heal their past or manage their own emotion. If they haven't done for themselves, they are incapable of doing that for you and showing up in the way that you deserve. तो किसी को हम इस सोसाइटी में ना तो मैं हील हूँ, ना वो हील है, ना वो पर्सन को समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है। तो ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है कि किसी को हील करना है, हमें अपने को हील करना है पहले, तभी हम लोगों को हील कर पाएंगे। इसलिए पहले अपने को देखिए, अपने को हील करिए और आगे बढ़िए। Let them. When you recognize that you have a choice in your life, let your family be who they are. Your dad is not changing, your mom is not changing, your siblings are not changing, your in-laws aren't changing. द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज यू। तो किसको चेंज कर सकते हैं आप? अपने आप को। जब आप अपने आप को बदलते हैं, तब आपकी पूरी फैमिली का, जब आपका तरीका खुद का बदलता है, तब वो पूरी फैमिली आपके अकॉर्डिंग बदलने लगती है और फिर सामने वाले को लगता है कि आपकी फैमिली तो आपके अकॉर्डिंग है, आप मान जाते हो, आप तो बहुत तेज हो, या फिर आपको आपको लोग बार ऐसे बोलने लगते हैं कि आप सबको दबा के रखते हो इसलिए आपकी मान जाती है, आप कुछ भी बोल देते हो इसलिए आपकी फैमिली मान जाती है, आप सबके अकॉर्डिंग सब आपको आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया होता है, आपने दूसरे का पर्सपेक्टिव लेके बहुत सारी चीजें समझी होती हैं, उनके उनको एम्पथाइज किया होता है, तब ये ऐसा होता है। तो किसको चेंज होना है? आपको चेंज होना है। कोई चेंज नहीं होता, ना आपके इनलॉज, ना आपका स्पाउस, ना आपके पेरेंट्स, ना आपकी बच्चे। आपको चेंज होना है, आपको तरीका निकालना है, कैसे मेरी बात चलेगी, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, कैसे मेरे को लोग मानेंगे मेरी बात। When you say let them, you are seeing your family exactly as they are. They are for the first time in your life perhaps. जब आप let them करते हो कि ठीक है, उनको अपनी लाइफ जीने दो, मैं अपनी तरीके से जीऊंगा, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है दूसरे पर और किसी का कोई कंट्रोल नहीं है मेरे पर। जब ये आप समझोगे और ये पॉइंट आप आगे लेके जाओगे, ये दूसरे को समझा दोगे, उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि आप समझा नहीं पाते हो, आपका तरीका समझाने का नहीं है, इसलिए लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप समझिए, पहले खुद को प्यार करिए, खुद के लिए समझिए, तब दूसरे समझेंगे। तो इसलिए जो एडल्ट है, जो सोच रहा है, उसको वैसा ही रहने दीजिए। कभी-कभी हम क्या है ना, ओवर हो जाते हैं, दूसरे को समझाने में चले जाते हैं कि आपने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, आपको ऐसा समझना चाहिए था, मैं ये समझा म कुछ मत करिए, आप चुप रहिए, उनको जो करना है वो करने दीजिए, आप अपना काम करिए। देखिए सब कोई आपकी तरीके से आएँगे, कोई किसी को समझाने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। This acceptance allows you to see your family with compassion, and more importantly, it allows you to see yourself as an individual who has their own unique frame of reference and path in life। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि उनका पर्सपेक्टिव है वो भी ठीक है, और उनको ये समझना चाहिए कि जो आपका पर्सपेक्टिव है वो ठीक है। जब आप ये चीजें समझा पाओगे लोगों को, तब आपकी लाइफ में एक कहते हैं ना हार्मनी और पीस आने लगेगा। Then you move to the second part, let me figure out what kind of relationship I want to create based on the kind of person I want to be and the values that I have। तो फिर इधर आता है लेट मी, कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो मेरे वैल्यूज हैं, जो मेरे संस्कार हैं, उनके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, वो आपको आ जाता है। दिस कुड मीन स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली, नॉट आउट ऑफ। अब आपको क्या करना है कि अपनी फैमिली के संग अगर आप टाइम बिता रहे हो, तो ये नहीं कि अरे मैं तो बिता नहीं पाया था इसलिए मैं बिता रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते थे इसलिए मैं आया हूँ। आपको क्या खुशी दे रहा है? कि आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है, तो अच्छा करिए, नहीं रहना है तो मूव ऑन करिए। तो जो चीज आपको पसंद आ रही है वो चीज करिए। अगर आप किसी से कभी कह नहीं पाए हैं कि आई लव यू पेरेंट्स से, आई अंडरस्टैंड यू, आई फॉरगिव यू, तो बोलिए, बोलना सीखिए। वो बहुत टाइम नहीं रहने वाले हैं, आप अपने पेरेंट्स को पकड़िए, क्योंकि हम ये कहते हैं ना, जब वो चले जाते हैं तब हम याद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या थे। उनके उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता जीवन में, जो आपको भगवान ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जिसके द्वारा आप आए हो इस जीवन को आपने देखा है,
तो उनको अगर आपने अगर आपको लगता भी है कि उन्होंने मुझे कहीं कभी हर्ट किया या मुझे मेरे को मेरे अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मेरे मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे कभी काम नहीं करने दिया, फिर भी उन्हें माफ करिए, उन्हें फॉरगिव करिए, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ और रहा था। उनको कभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी इंटेंशनली आपको हर्ट करना चाहा। तो अभी आप आगे बढ़िए, है ना? उनको फॉरगिव करिए, उनको बोलिए कि हाँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मैं आपको समझ सकता हूँ और मैं अब तैयार हूँ और बहुत प्यार करता हूँ आपसे, है ना? तो लगेगा कि आपको कि जो उनके ओपिनियन थे, उनकी जो कन्वर्सेशन है बहुत हार्ड होती है, बहुत डोमिनेटिंग होती है, पर मत सोचिए, आगे बढ़िए। अपनी लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। और अपने आप को फ्री करिए उस गिल्ट से कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया या मैं ये नहीं बोल पाया या आपको बहुत टाइम के बाद समझ में आया उनका प्यार, तो अपने गिल्ट को भी निकालिए और आगे बढ़िए। इट माइट मीन सेपरेटिंग योरसेल्फ बिकॉज यू नो लॉन्गर आर विलिंग टू एक्सेप्ट लेस देन यू डिजर्व, एंड इट माइट मीन गोइंग ऑल इन वाइल यू स्टिल हैव टाइम। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आगे बढ़िए। अब वो कहती हैं लेट समराइज व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट फ्रीइंग पीपल। अदर पीपल के जो ओपिनियन है उनसे हम क्या समझते हैं कि जो लोग हैं वो मोस्टली उनका नेचर हमें कंट्रोल करने का होता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने को कितना कंट्रोल होने देना चाहते हो। ये आपके ऊपर है कि आप कब बाउंड्री बनाना चाहते हो या आप अपनी बाउंड्री को तोड़ना चाहते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर है। आपके ऊपर है कि आपको कितनी पावर के साथ आप अपने को प्राउड फील करा सको, ये आपके साथ है। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप दूसरे के ओपिनियन को बहुत ज्यादा पावर देते हो, है ना? आप दूसरों के ओपिनियन से चलते हो, दूसरों को अपनी लाइफ को डिक्टेट करने देते हो, उनकी चॉइसेस से चलते हो, अपनी चॉइसेस को पीछे कर लेते हो। और जब आप ये बार बार करने लगते हो तो आपकी लाइफ में ना एक मीनिंग चला जाता है। आप हर चीज में डाउट करने लगते हो, अपने आप को लोगों से पूछने लगते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, है ना? और बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म की तरफ चलने लगते हो कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये लोग ऐसे चाहते हैं, और आप अपनी ड्रीम्स को भी गिव अप करने लगते हो। लेकिन ट्रूथ क्या है? क्योंकि ट्रूथ ये है कि लोगों के ओपिनियन इस तरह के होंगे ही होंगे, चाहे आप कितना भी उन्हें खुश कर लो, कोई ना कोई तो रह ही जाएगा जिस जो आपसे खुश नहीं होगा, जो आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी की ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा टाइम वेस्ट है। आप कहते हैं ना, आप बेस्ट बनने की जो कोशिश करते हो, बेस्ट ऐसी चीज कुछ होती ही नहीं है ना? तो ये सब बेकार है कोशिश। सॉल्यूशन क्या है कि आप लेट देम लगाओ, जो भी जो कर रहा है उन्हें फ्रीडम दो, आप अपनी लाइफ को फ्री करो। कभी कभी आप सोचा कि उन्होंने मुझे कंट्रोल किया, अब मैं उन्हें कंट्रोल करूंगा, ये सब मत करिए। आप अपने थॉट से अलाइन रहिए, अपने आप को प्राउड फील कराइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जब आप लेट देम लगाते हैं, उसके बाद लेट मी करते हैं कि मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता हूँ, तो आप बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ये लाइफ सिर्फ आपकी है और आपको एक लाइफ मिली है, बहुत ही प्रेशियस लाइफ मिली है, और अपने आप को जो प्राउड फील करा के अपनी लाइफ को जी सकते हैं वैसे जिए। तो कितना बढ़िया हमें इन्होंने बताया इस चैप्टर में कि आप जो हमारी फैमिली है उसको कैसे डील करें, फैमिली के साथ कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि फैमिली हमारी मेन कहते हैं ना, मेन हमारा सोर्स है हैप्पीनेस का। और अगर उस हैप्पीनेस को भी हम संग में लेकर नहीं चल पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमी है ना? कहीं ना कहीं हमारी तरीके से हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी खुशी को पहले प्रायोरिटी दीजिए दीजिए और फिर उनकी खुशियों को भी प्रायोरिटी लेकर आगे बढ़िए। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। मैं माइक को खोलती हूँ, बात करते हैं।